हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी पेपर 2 की होने वाली है, तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। डेली क्लासेस करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। अब तो कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि आप बिना सीटेट के जॉब नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है तो सीटेट आपका जरूर क्लियर रहना चाहिए। अगर आप कहीं प्राइवेट भी पढ़ाते हैं तो भी आपको सीटेट क्लियर चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है अब सीटेट निकालना। तो पहले ही अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं अच्छे से तैयारी करके। तो अभी से शुरू कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो यह नारा किसने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने नारा लगाया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, और वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। वह चरमपंथी गुट से ताल्लुक रखते थे, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने 2 पत्र प्रकाशित किए, एक मराठी में केसरी और दूसरा अंग्रेजी महारत्ता। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या नारा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? आलस्य को दूर भगाएं, जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। ये भी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। तो इसमें विषम का चयन करना है, दूरी, दिशा, प्रतीक, पैमाना। तो मानचित्र के घटक इनमें से कौन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैमाना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। ये तीनों मानचित्र के घटक हैं, और जो नहीं है वह है पैमाना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो इनमें से विविधता को कौन बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो विविधता को कौन बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना यह विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है? तो ईदगाह, खानकाह, इबादतगाह, दरगाह। तो सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को किससे समझा जा सकता है? तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्र द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी। दूसरा है, आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। और तीसरा है, लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। चौथा ऑप्शन है, आसन संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है
क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा छिद्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य वाला चुनना है। तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। दूसरा है सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है। और तीसरा है जौहरी ऊर्जा समाप्त ऊर्जा होती है। और चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें असत्य का चुनना है जो गलत है। तो ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा, जौहरी ऊर्जा समाप्य होती है। तो यह गलत हो जाएगा। जौहरी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है क्योंकि यह एक नवीनीकरण ऊर्जा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म मिलने की संभावना है? तो जीवाश्म मिलने की किस में संभावना है? अवसादी सेल, कायांतरित सेल, अग्नेय सेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और अवसादी सेलों में परतें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होता है? तो जब अवसादी सेलों में पौधों और जानवरों और सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म सतह पर दब जाते हैं, वह अवसादी सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? वह थे नाना साहब। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब ने कहा था। नाना साहेब बाजीराव को नाना साहेब नाम से जाना जाता था। वे भारत मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र और गमन करती वायु। दूसरा है महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती है। और तीसरा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? तो पर्वत श्रृंखला, स्थल संधि, नहर, जल डमरू, मध्य। तो कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? तो स्थल संधि। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। स्थल संधि दो भागों को जोड़ने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं बताना है। क्या सही नहीं है? तो पहला है छोटी झाड़ियाँ इन वनस्पति का एक हिस्सा है। दूसरा है काई और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास सीमित है, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है।
कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, यही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतोष्ण क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। टुंड्रा वह क्षेत्र होता है जहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है और टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर सील, वालरस और कस्तूरी बैल और ध्रुवीय उल्लू और बर्फीली लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन से अवधिकाल सबसे लंबी चली थी? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। तो मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधिकाल जो चली थी वो पूरा पाषाण काल की चली थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव इतिहास की सबसे लंबी अवधिकाल पूरा पाषाण काल की मानी जाती है और इस काल में मानव ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था और इस काल में मनुष्यों को खेती करने का ज्ञान नहीं था और इस काल में मनुष्य गुफाओं में रहते थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है भारत का? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है और राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 54 के तहत होती है। तो ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है।